नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास को जब आप पढ़ते हैं तो इतिहास में आप पढ़ते हैं गवर्नर जनरल को, और आधुनिक भारत से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो कुछ गवर्नर जनरल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल या गवर्नर के बारे में। स्टार्टिंग से हम यहां पर बात करेंगे। मुख्य फैक्ट जो पीएससी या अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जब हम बात करते हैं गवर्नर जनरल की या गवर्नर की, तो सबसे पहले बात आती है बंगाल के गवर्नर की। बंगाल के गवर्नर में सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 1760 तक ये रहते हैं। इसके बाद पुनः 1765 से 1767 तक इनका कार्यकाल रहता है। रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित हमें कुछ जो दो जानकारी ध्यान रखनी है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली बात यह कि रॉबर्ट क्लाइव जब आते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन लागू करते हैं। अब द्वैध शासन होता क्या है? द्वैध शासन, द्वैध शासन का सीधा सा मतलब यह है कि जो राजस्व है, राजस्व, इसके बाद सैनिक, इसके बाद बात करें विदेशी मामले, इनसे संबंधित जो चीजें हैं, जो कार्य है, ये रहते हैं कंपनी के अधीन। यानी कि जो अंग्रेज थे या कंपनी थी, इसके अधीन हो जाते हैं राजस्व, टैक्स, सैनिक और विदेशी मामले। अब बचा क्या? तो यहां पर बचा शासन। तो जो शासन चलाने की जिम्मेदारी रहती थी, वह शासन चलाने की जिम्मेदारी किसके हाथ में रखी गई? नवाब के हाथों में। तो ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल के गवर्नर बनते हैं 1757 से 1760 तक, तो यह द्वैध शासन लागू करते हैं जिसमें राजस्व, सैनिक और विदेशी मामले रहते हैं कंपनी के अधीन और शासन चलाने की जिम्मेदारी रहती है नवाब के अधीन। इसके बाद ये क्या करते हैं? 1765 की बात आती है। 1765, अगर डेट आपको ध्यान नहीं रहे तो इसे ध्यान रखिएगा। एक को आप हटा दीजिए, 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, यानी कि 7 के बाद उल्टी गिनती आपको रखना है। 1765 ईस्वी की बात है जब एक संधि होती है जिसे जाना जाता है इलाहाबाद की संधि के नाम से। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम दुत्ती के बीच। ठीक है, यहां पर अंग्रेज लिख सकते हैं आप। तो अंग्रेजों और शाह आलम दुत्ती के बीच 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। यह कार्य होता है रॉबर्ट क्लाइव का, जो कि बंगाल का गवर्नर था, और द्वैध शासन यह लागू करता है जिसमें राजस्व, सैनिक और विदेशी मामले कंपनी के अधीन रहते हैं, जबकि शासन की जो बागडोर रहती है वह नवाब के हाथों में रहती है। साथियों, इसके बाद क्या होता है? 1767 तक ये रहता है। इसके बाद 1773 में एक अधिनियम पारित होता है, और इस अधिनियम से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम कब पारित हुआ? उस अधिनियम का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 की बात है। 1773 में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है 1773 में। आपको ध्यान रखना कब पारित हुआ? 1773 में यह एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट की यह विशेषता होती है क्योंकि अभी अपन ने देखा कि बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव आता है। इसके अलावा और भी गवर्नर बनते हैं, लेकिन मुख्य रॉबर्ट क्लाइव है। 1773 में जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है, इसके बाद कुछ चेंजेस यहां पर आते हैं। पहला चेंजेस जो देखने को मिलता है वह यह रहता है कि जो बंगाल का गवर्नर था, इस बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि 1774 से 1785 तक जो व्यक्ति यहां पर गवर्नर बनकर आया वह गवर्नर जनरल बन गया। तो 1773 के बाद गवर्नर जनरल बनकर आते हैं वॉरेन हेस्टिंग।
वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 तक गवर्नर जनरल बनते हैं और रेगुलेटिंग एक्ट ये व्यवस्था करता है कि बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल बन गया। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि कंपनी के अधीन बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग। तो अब प्रश्न क्या पूछा जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है वॉरेन हेस्टिंग। इसमें एक व्यवस्था और की जाती है कि जो गवर्नर जनरल थे, इस गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और मुंबई को भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर रहते हैं। अगर बंगाल के गवर्नर के बारे में पूछा जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाता है तो फिर कौन आएंगे? वॉरेन हेस्टिंग 1774 से 1785। इस रेगुलेटिंग एक्ट ने यह व्यवस्था कर दी कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1774 से 1785 में सबसे पहले गवर्नर जनरल बनकर आए वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से लेकर 1785 तक ये गवर्नर जनरल रहते हैं। इनसे संबंधित मुख्य बातें क्या है? सबसे पहली बात यह आती है कि जो राजकीय कोषागार था, इस कोषागार को मुर्शिदाबाद, ये बंगाल में ही है, और मुर्शिद कुली खां जो कि कह सकते बंगाल के नवाब थे, इन्होंने मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया था ढाका से। पहले ढाका राजधानी थी, उसके बाद मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया था। तो ये जो राजकीय कोषागार था, इस कोषागार को मुर्शिदाबाद से, कहां पर था पहले? मुर्शिदाबाद। इस मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करते हैं या परिवर्तित कर कहां पर स्थानांतरित करते हैं? कलकत्ता में। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है पहली ये कि राजकीय कोषागार को कहां पर स्थानांतरित कर दिया जाता है? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। इसके बाद 1774 की भी बात है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है वॉरेन हेस्टिंग के समय। तो ध्यान रखना, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में, और इसके जो न्यायाधीश बनाए जाते हैं या मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं वे बनाए जाते हैं एलिजा इम्पे। क्वेश्चन ये बनता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना है वे कब हुई? तो ध्यान रखना 1774 में। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। और ये कब हुई? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय हुई। इसके बाद क्या होता है? 1774 के बाद बात करते हैं 1780 की। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र यहां पर लाया जाता है। उस समाचार पत्र का नाम क्या था? द बंगाल गजट। तो भारत का पहला समाचार पत्र रहता है द बंगाल गजट, और यह किसके द्वारा लाया जाता है? तो द बंगाल गजट के जो संपादक थे वे थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। 1780 में द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र रहता है जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं 1781 की। 1781 में प्रथम मदरसा मुस्लिम शिक्षा के लिए वॉरेन हेस्टिंग प्रथम मदरसा स्थापित करते हैं, और ये जो प्रथम मदरसा स्थापित किया जाता है, यह मदरसा स्थापित किया जाता है कलकत्ता में। ध्यान रखना, वॉरेन हेस्टिंग के समय की मुख्य बातें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था या ये कब स्थापित हुए। 1781 के बाद 1782 की बात आती है, 1782। 1782 में जोनाथन डंकन, नाम ध्यान रखना, जोनाथन डंकन, ये बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करते हैं। संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा 1782 में वॉरेन हेस्टिंग के समय की जाती है। कहां पर? बनारस में। 1782 के बाद 1784 की बात होती है, जब
विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना करते हैं। बहुत बार प्रश्न बना हुआ है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने की। कब की? 1774 में की। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इसी के टाइम की बात होती है जब विलियम विल्किंस जो गीता है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग की समय की बात करें तो 1774 से 1785 के बीच इसका कार्यकाल होता है। इसके समय की दो मुख्य घटनाएं ये होती है, उनके बारे में हम जानते हैं। ये आप नोट डाउन करते चलें। तो देखिए 1774 से लेकर 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल रहते हैं। तो 1775 से 1782 के बीच एक युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 तक, 1775 से 1782 तक लड़ा जाता है। और 1782 में जब यह समाप्त होता है तो एक संधि होती है जिसका नाम था सालवाई की संधि। सालवाई की संधि। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है इससे? प्रश्न यह पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 1782। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और इस युद्ध के समय कौन सी संधि हुई? तो 1782 में संधि होती है सालवाई की संधि। 1780 से लेकर 1784 के बीच भी एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ध्यान रखना 1780 से लेकर 1784 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। और 1784 में जब यह युद्ध समाप्त हुआ तो इस समय मंगलोर की संधि हुई। और इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता रहते हैं। 1780 से 1784 के बीच यह युद्ध लड़ा जाता है जिसमें हैदर अली की मृत्यु हुई और मंगलोर की संधि होती है। इससे क्या प्रश्न बनता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? 1780 से 1784। किसके या उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। और कौन सी संधि हुई? मंगलोर की संधि। इसी के शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना होती है। और 1784 में इसी के टाइम पर, 1785 तक ये रहता है, तो 1784 में इसी के टाइम पर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है। पिट्स इंडिया एक्ट जब 1784 में पारित होता है तो वॉरेन हेस्टिंग द्वारा इस पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध किया जाता है। इसके विरोध करने के कारण बर्क द्वारा इस पर महाभियोग लगाया जाता है। और 1785 तक यह गवर्नर जनरल रहता है। तो साथियों, वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित ये देखिए हमने महत्वपूर्ण बातें। 1785 के बाद क्या होता है? जैसे ही ये गवर्नर जनरल के पद से हटाया जाता है तो 1785 के बाद 1785 से लेकर 1786 तक एक अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में सर जॉन मैकफर्सन 1784 से लेकर 1785 तक, सॉरी आपको 1785 से लेकर 1786 तक यहां पर गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं, सर जॉन मैकफर्सन। अगर हम जॉन मैकफर्सन की बात करें तो चूंकि ये एक अस्थायी गवर्नर जनरल थे तो 1786 से लेकर 1793 तक अगले गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से लेकर 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित तीन बातें आपको ध्यान रखना है और इसमें ध्यान रखना है 1793 को। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में यहां पर गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं तो 1793 में सबसे पहले निर्माण होता है कॉर्नवालिस कोर्ट का।
कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड का सीधा सा मतलब है शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत से, शक्तियों का पृथक्करण यहां पर किया जाता है और इसे ही कहा गया कॉर्नवालिस कोड। 1793 में ही स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की जाती है। और देखिए स्थायी बंदोबस्त से प्रश्न बनता है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई? 1793 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त से जो प्रश्न बनता है वह यह बनता है कि इसमें कंपनी कितना भाग रखती थी? तो 90% भाग रखती थी कंपनी और 10% भाग जो रखते थे स्थायी बंदोबस्त में जो वसूला गया धन था उसका या राजस्व था उसका 10% रखते थे जमींदार। इसे ही 10/11वां भाग कहा गया, इसे ही 1/11वां भाग कहा गया। तो ध्यान रखना स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लागू की गई लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और अगर पूछ लिया जाए कि इसका जो रूपरेखा है वह किसने बनाई थी, तो सर जॉन शोर ने इसकी रूपरेखा बनाई थी, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल भी बनते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित दो बातें हो गई, कॉर्नवालिस कोड और स्थायी बंदोबस्त। तीसरी प्रमुख बात है नागरिक सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वे जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नागरिक सेवा के जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद इसने क्या किया था? व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था। किसके व्यक्तिगत व्यापार पर? कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर। जो कंपनी के कर्मचारी थे वे यहां पर पहले व्यक्तिगत व्यापार कर सकते थे। तो कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड 1793 में लागू किया, उसी समय इसने व्यक्तिगत व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाया। ठीक है दोस्तों, तो ये हुए कुछ गवर्नर जनरल, उनसे संबंधित कुछ मुख्य बातें। अगले वीडियो में अगर आपको पसंद आता है तो हम और बनाएंगे। धन्यवाद।